2019 टैक्सेशन टू जनरल का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक एक करके देखिए फटाफट। पहला क्वेश्चन है, मेंशन द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बाय एन इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम ऑफ ₹5 लाख इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम सैलरी एंड बैंक इंटरेस्ट ओनली, विच रिटर्न फॉर्म इज अप्लीकेबल फॉर हिम। एक इंडिविजुअल का इनकम 5 लाख है जिसमें सैलरी का पैसा बैंक इंटरेस्ट का ऐड है। पूछा जा रहा है कि इसके लिए कौन सा रिटर्न फॉर्म भरना होगा। देखिए, एक इंडिविजुअल का ड्यू डेट जो होता है पैसा पे करने का 31 जुलाई होता है, और एक इंडिविजुअल जो अपना IT रिटर्न करेगा वो फॉर्म ITR 1 में करेगा। तो 31 जुलाई ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड एप्लीकेबल रिटर्न फॉर्म इज ITR 1। ITR 1 भरेगा और 31 जुलाई उसका डेट रहेगा फाइलिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन SSC इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B। कब एक SSC को इंटरेस्ट देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234B? व्हेन SSC फेल टू सबमिशन ऑफ फाइलिंग रिटर्न या फेल टू फाइलिंग रिटर्न, डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, फेल्योर टू डिडक्ट TDS काटने में वो असमर्थ रहा, फाइलिंग रिटर्न करने में असमर्थ रहा, एडवांस टैक्स को डेफर कर रहा, टाइम से नहीं दे रहा, तो उसे इंटरेस्ट लगेगा अंडर सेक्शन 234B 1% पर मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन और में दिया गया है, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट रिलेटिंग टू डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फ्रॉम सैलरी। प्रोविजन बताना है कि सैलरी से जो TDS कट जाता है उसका आपको प्रोविज़न लिखना है। तो देखिए, किसी भी चीज़ का TDS लिखिएगा तो 3 पॉइंट जरूर दीजिएगा। पहला, हु इज़ लाइबल टू पहला दीजिएगा हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स। पहला पॉइंट दीजिएगा और लिखिएगा इसके आंसर में कि अ पर्सन हु मेक द पेमेंट ऑफ सच इनकम इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स। तो पहला पॉइंट हो जाएगा हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स। दूसरा पॉइंट होगा व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड। तो आंसर लिखिएगा टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब पैसा कटेगा तब टैक्स को आपको देना होगा। और तीसरा, रेट ऑफ TDS। रेट ऑफ TDS सैलरी का होता है, एवरेज रेट ऑफ सैलरी। लॉटरी का होगा तो 30% हो जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह का होगा तो 10% हो जाएगा, सेल ऑफ लॉटरी टिकट कमीशन वगैरह का होगा तो 5% हो जाएगा। माने 3 पॉइंट देना है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स, आंसर सेम होगा। अ पर्सन हु मेक द पेमेंट ऑफ सच इनकम इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स। व्हेन टैक्स शैल बी डिडक्टेड, टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। रेट ऑफ टैक्स अलग अलग होगा। सैलरी का पूछा है तो इसका होगा एवरेज रेट ऑफ सैलरी। अगर लॉटरी का पूछता है तो 30% हो जाएगा, इंटरेस्ट का पूछता है तो 10% हो जाएगा, और कमीशन वगैरह का पूछता है तो 5% हो जाएगा। आइए, बट सैलरी का है तो एवरेज रेट ऑफ सैलरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन बिलेटेड रिटर्न। जब SSC समय से फाइलिंग रिटर्न नहीं करेगा, लेट से जमा करेगा, ऐसे फाइलिंग रिटर्न को हम कहते हैं बिलेटेड रिटर्न। व्हेन SSC फेल टू फाइलिंग रिटर्न ऑन ड्यू डेट इज कॉल्ड बिलेटेड रिटर्न। बिलेटेड रिटर्न जमा करने का समय है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ बेस जजमेंट, विच एवर इज अर्लियर। ये टाइम लिमिट है जमा करने का। कैन अ बिलेटेड रिटर्न बी रिवाइज? क्या बिलेटेड रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं? यस, बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज। जो लेट हो गया है उसे भी हम रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलेटेड रिटर्न समझे ना, कि जो जब फाइलिंग रिटर्न हम ड्यू डेट से नहीं करेंगे तो उस रिटर्न को बिलेटेड रिटर्न कहलाएगा। माने व्हेन SSC फेल टू फाइल रिटर्न विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन 139, जो टाइम अलाउड है उसके अंदर हम जमा नहीं किए तो हमारा रिटर्न बिलेटेड माना जाएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि लेमिनेटेड कार्ड पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है ताकि SSC करदाता का पहचान हो सके। एक व्यक्ति के पास एक पैन होगा, तो क्या लिखेंगे? पैन इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड गिवन ऑन लेमिनेटेड कार्ड issued by the income tax department for the purpose of identification of the SSC। SSC का पहचान करने के लिए हम लोग पैन लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? पैन इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड given on laminated card by the income tax department for the purpose of identification of the SSC। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंशन एनी 2 ट्रांजेक्शन वेयर कोटिंग ऑफ पैन इज कंपल्सरी। 2 ऐसे ट्रांजेक्शन का नाम बताना है जहां पैन देना मैंडेटरी है।
तो अगर आप व्हीकल्स ले रहे हैं अदर देन 2 व्हीकल्स, माने 2 चक्का वाला गाड़ी छोड़ के, मोटरसाइकिल वगैरह छोड़ के, फॉर ओपनिंग अ डीमेट अकाउंट, फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट, इसके लिए आपको पैन कंपल्सरी है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय मिस्टर रोहित अग्रवाल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31 जुलाई है और डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 1 फरवरी को किए हैं। तो क्वेश्चन और कहाँ है इसका, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, जिसको मैं दिखा दूंगा। और इसमें है आपका 31 जुलाई को ड्यू डेट है, 1 फरवरी को जमा करें, 7 महीने का डिफ़ॉल्ट है 31 जुलाई से 1 फरवरी। और टैक्स लायबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 75,000, एडवांस टैक्स दिया हुआ है 55,000, जो क्वेश्चन यहाँ नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूँ। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन कैसे करेंगे, पीरियड ऑफ डिफ़ॉल्ट 7 महीना हो जा रहा, टैक्स लायबिलिटी 75,000 है, एडवांस टैक्स लेस कर देंगे 55,000, आ जाएगा शॉर्टफॉल 20,000। 20,000 का 1% 7 महीना के लिए कर देंगे, 20,000 का 1% 7 महीने के लिए कर देंगे। ग्रुप बी में एडवांस टैक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एडवांस टैक्स का क्वेश्चन मैं कराया हूँ एक वीडियो में, वहाँ से देख लीजिएगा, डिटेल आपको समझ आएगा। मैं इस सम को समझा दे रहा हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट है। जोड़ लेंगे, सॉल्यूशन में देख लीजिए, तो आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। इससे लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C और 80D, ये दोनों डिडक्शन लेस कर देंगे, आएगा टोटल इनकम। टोटल इनकम हमारा 9,55,000। अब 9,55,000 पे हम टैक्स निकाल लेंगे। तो टैक्स निकालने का कंसेप्ट है अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%। तो इनकम तो 9,55,000 ही है, तो 9,55,000 में से 5 लाख घटाएंगे 4,55,000, 4,55,000 का 20%, जो भी आएगा उसमें ऐड कर देंगे सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ओके, तो टैक्स आपको निकलेगा 1,07,640। क्वेश्चन में दिया हुआ है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको लेस कर देंगे, आपका आ जाएगा एडवांस टैक्स पेबल 42,640। जो टैक्स निकलेगा ना, इसको चेक करेंगे, अगर 10,000 से ज़्यादा टैक्स निकल के आया तो एडवांस टैक्स देने के लिए हम लोग एलिजिबल हैं, और उससे कम आया तो एडवांस टैक्स नहीं लगेगा। एडवांस टैक्स का बच्चे से रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो डाला हुआ है, सामने ही है एकदम, वीडियो लिस्ट में जाइएगा, कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिस्कशन में कम समझ आया होगा आपको। और एडवांस टैक्स ऐसे निकाल देंगे, एडवांस टैक्स टू बी पेड ऑन स्पेसिफाइड डेट 15/6/2019 लिख देंगे। पहला इंस्टॉलमेंट है 15%, दूसरा इंस्टॉलमेंट 30% जो कि 15 सितंबर को है, और तीसरा इंस्टॉलमेंट भी 30% जो कि 15 दिसंबर को है। तो 42,600 का 15%, 42,640 का 15, 42,640 का 30%, 42,640 का 30%, और एक ऑन और बिफोर 15 मार्च है, जहाँ पे 42,640 का 25%। इस तरीके से निकलेगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन बेस जजमेंट। बेस जजमेंट कब सुनाया जाएगा, जब आप किसी डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे, नोटिस को फॉलो नहीं कर रहे, फाइलिंग रिटर्न को नहीं दे रहे, तो असेसिंग ऑफिसर आपके प्रति एक बेस जजमेंट निकालेगा अंडर सेक्शन 144। रिवाइज रिटर्न, व्हेन एन एसएससी सबमिट एनी रॉन्ग और ओमिशन स्टेटमेंट, अगर कोई एसएससी सबमिट कर दिया कोई गलत वाला स्टेटमेंट, तो ओन मोशन खुद से उस रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। रिवाइज रिटर्न के लिए कोई परमिशन लेने का दरकार नहीं है। रिवाइज रिटर्न को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, लॉस रिटर्न को हम रिवाइज कर सकते हैं, बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं। जब एसएससी जमा कर दिया फाइलिंग रिटर्न, बाद में पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो गया है, तो हम दोबारा से रिटर्न जमा कर सकते हैं रिवाइज रिटर्न बोल के। ओके, ग्रुप सी का और वाला करिएगा, बेटर होगा। 2 क्वेश्चन रहेगा। फॉर्म असेसमेंट का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। फॉर्म असेसमेंट का क्वेश्चन में सबसे पहले सवाल का जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, मैं आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। सवाल का जो नेट प्रॉफिट ये दिया हुआ है क्वेश्चन है, इसको पहले सॉल्यूशन, यहाँ से सॉल्यूशन चालू हो रहा है। सॉल्यूशन में लिख देंगे नेट प्रॉफिट 20,000। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। देखिए फॉर्म असेसमेंट का सवाल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, और जितना बेकार का खर्चा है, जो डिसअलाउड खर्चा है, उसको जोड़ देते हैं। ओके, अब बेकार का खर्चा में क्या खर्चा होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पेनल्टी, डेप्रिसिएशन, सैलरी और पार्टनर, ये सब फालतू का खर्चा है, सब जोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक अलाउ है, उससे ज़्यादा करिएगा तो आपको ये लग जाएगा, क्या बोलते हैं, आपको लग जाएगा, ऐड हो जाएगा जितना ज़्यादा करिएगा। आइए मैं दिखा रहा हूँ आपको। सबसे पहले नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया सॉल्यूशन में, ऐड करेंगे खर्चा। तो ऊपर से आइए, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ पे देखिए 30 और 15 45%,
तो ये 15% दिया है, तो कितना परसेंट लागू है भाई? 12%। एक्स्ट्रा वाला 3%। यहाँ देखिए इंटरेस्ट टू पार्टनर यहाँ निकाला हुआ है, 45,000 डिवाइड बाई 15% इंटू 3 आ गया 9,000। फिर ऊपर में सैलरी टू पार्टनर है 1,90,000 हो गया, यहाँ पे आपका 1,90,000 सैलरी टू पार्टनर 1,90,000। उसके ऊपर में है आपका डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। उसके ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, ऐड कर देंगे। इधर में बैंक इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, इसको लेस कर देंगे, देखिए यहाँ लेस किया हुआ है। अब एडजस्टमेंट भाई ऑफिस इंक्लूड में एडेड है पेनल्टी 10,000, इसको भी ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन एज पर IT, इनकम टैक्स का जो डेप्रिसिएशन होगा उसको लेस करेंगे, उसको लेस कर दिया। डेप्रिसिएशन एज पर IT रूल्स। पूछा है क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट निकालिए, ऐड लेस कर देंगे, आ जाएगा बुक प्रॉफिट। 2 नंबर बोला टोटल इनकम निकालिए और टैक्स लायबिलिटी निकालिए। तो बुक प्रॉफिट से रेमोनरेशन एज पर IT लेस कर देंगे ना, तो आ जाएगा। अब रेमोनरेशन निकालने का तरीका है कि 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो आया कितना बुक प्रॉफिट? 2 लाख आया, 2 लाख का 90% 1,80,000 और 1.5 लाख, उसमें 12 कौन है? 1,80,000। और एक्चुअल वाला लिख देंगे जो सवाल में दिया है, 1,90,000 दिया है। अब ये दोनों लिखने के बाद चेक करेंगे दोनों में छोटा कौन है, 1,80,000 और 1,90,000 में छोटा कौन है भाई? 1,80,000। तो रेमोनरेशन टू पार्टनर 1,80,000 लेस कर देंगे, आ जाएगा प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। और लास्ट वाला इनकम जोड़ दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट आ गया 60,000 और 60,000 पे टैक्स कर दीजिएगा 30% और उसमें सेस ऐड कर दीजिएगा हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, आपका निकल जाएगा टैक्स लायबिलिटी। मैं रिपीट कर दूँ, फॉर्म असेसमेंट का सवाल कैसे बनाइएगा। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख दीजिएगा, जितना बेकार का खर्चा ऐड और डेप्रिसिएशन एज पर IT और अदर इनकम का जो रहेगा लेस करिएगा, बुक प्रॉफिट आएगा। बुक प्रॉफिट से रेमोनरेशन का कंसेप्ट है। रेमोनरेशन में नीचे लिखिएगा मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले हम रेमोनरेशन निकालेंगे, लॉस हुआ है तो 1.5 लाख लिख देंगे, और लॉस नहीं हुआ है तो आपको जो भी प्रॉफिट है उसका 90% और 1.5 लाख, रीचेबल इज हायर, और एक्चुअल वाला लिख देंगे। लिखने के बाद दोनों में कंपेयर करेंगे छोटा कौन है, फिर वहाँ लेस कर देंगे, आ जाएगा प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, फिर अदर सोर्सेज का इनकम ऐड कर देंगे, आ जाएगा टोटल इनकम। एक बार देख लीजिएगा PDF में, मैं PDF लिंक में दे दूंगा ताकि आपको सुविधा होगा। आइए, मेंशन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ GST। GST का ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? टू एलिमिनेट कस्ट कटिंग इफेक्ट, कस्ट कटिंग इफेक्ट को ख़त्म करना। टू बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट को बढ़ाना, समझ रहे हैं? टू क्रिएट कॉमन मार्केट हो, यूनिफॉर्म टैक्स रेट हो, वन नेशन वन टैक्स का पॉलिसी हो, ये ऑब्जेक्टिव था GST का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी 3 टैक्सेस आर नॉट सबस्यूम्ड और मर्ज विद GST। 3 वो ऐसा टैक्स का नाम बताना जो GST में अभी भी जोड़ा हुआ नहीं है। तो स्टाम्प ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब अभी भी जोड़ा हुआ नहीं है। टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड और मर्ज विद GST, कस्टम ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी। डिफाइन द फॉलोइंग एज पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। एग्रीगेट टर्नओवर को डिफाइन करना है। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, इनवर्ट सप्लाई, ये सारे को ऐड कर देंगे, आ जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स चार्ज ऑन परचेज के ऊपर जो चार्ज करेंगे, या हम लोग कह सकते हैं इनपुट टैक्स चार्ज ऑन रिटर्न इनवर्ट या इनवर्ट सप्लाई पे जो चार्ज करेंगे, परचेज पे जो चार्ज करेंगे उसे इनपुट टैक्स कहते हैं। और जो सेल के ऊपर चार्ज करेंगे उसे आउटपुट टैक्स कहते हैं, जिसे आउटवर्ड सप्लाई कहते हैं। आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर चार्ज करेंगे उसे हम आउटपुट टैक्स कहते हैं। इनपुट टैक्स चार्ज ऑन परचेज और इनवर्ट सप्लाई। इट मे बी ऑफ CGST, SGST, UTGST। आउटपुट टैक्स IGST भी इनपुट में हो सकता है। आउटपुट टैक्स चार्ज ऑन सेल और आउटवर्ड सप्लाई। इट में बी ऑफ CGST, SGST, UTGST, IGST। व्हाट इज मिक्स सप्लाई? जब एक प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट को ऐड करके सप्लाई करेंगे उसे मिक्स सप्लाई कहते हैं, जैसे कॉम्बो पैक, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। मेंशन द कंपोनेंट्स दैट आर इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। बताना कि क्या क्या सप्लाई या वैल्यू ऑफ गुड्स में एडेड रहेगा। तो टैक्स नहीं ऐड रहेगा। इंसिडेंशियल एक्सपेंस, ऑब्लिगेशन बोर्न बाई रेसिपाइंट, एन अमाउंट चार्ज टू एनीथिंग बाई सप्लायर, इंटरेस्ट, सब्सिडीज, गवर्नमेंट का सब्सिडीज नहीं, प्राइवेट जगह का सब्सिडीज, ये सब ऐड रहेगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन सप्लाई के ऊपर बताना है। सप्लाई का मतलब क्या हुआ? जो गुड्स को हम बेच रहे हैं।
कंपोजिट सप्लाई का मतलब होता है एक प्रिंसिपल प्रोडक्ट को एक प्रिंसिपल प्रोडक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो जो चीज़ साथ में दिए हैं उसे हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई जैसे मान लीजिए मोबाइल के साथ चार्जर दे दिए, हेडफोन दे दिए, लैपटॉप के साथ बैग दे दिए, एक प्रिंसिपल प्रोडक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो चीज़ हम लोग साथ में देते हैं उसे कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। What do you mean by forward charge and reverse charge? Discuss with example. Forward charge नॉर्मल सप्लायर के लिए है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाता है। रिवर्स चार्ज ऐसा व्यक्ति के लिए है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो रहता है लेकिन खुद टैक्स नहीं देता है, वो जीरो रिटर्न को मेंटेन करता है, इसको हम रिवर्स चार्ज कहते हैं। फॉरवर्ड चार्ज नॉर्मल सप्लायर जो क्या करेगा, इनपुट टैक्स देगा, आउटपुट टैक्स कलेक्ट करेगा, बाकी पैसा सरकार को दे देगा, ये फॉरवर्ड चार्ज है नॉर्मल सप्लायर। ऐसा कुछ व्यापारी है जो रिवर्स चार्ज में आते हैं, मतलब रिवर्स चार्ज में जो सेवा दे रहा है उसे नहीं देना होगा। जैसे ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो लोग ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं तो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जिस कंपनी को सेवा कर रहे हैं वो कंपनी ही पे करेगा, ट्रांसपोर्टर नहीं पे करेगा, गाड़ी चलाने वाले पे नहीं करेंगे, वो सिर्फ मेंटेन करेंगे जीरो रिटर्न, इसको हम कहते हैं रिवर्स चार्ज। आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड चार्ज का ऐसा डेफिनेशन दिया, रिवर्स चार्ज का डेफिनेशन दिया, देख लीजिएगा पीडीएफ में। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ग्रुप एफ का इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं 2019 जनरल बोल के सोल्व किया हूँ, थंबनेल लगाया हुआ है, थोड़ा देख लीजिएगा प्लीज। इसमें का सारा सवाल नीचे का मैं सोल्व किया हूँ। ओके, इसी के साथ हम लोग का 2019 का ये पेपर कंप्लीट होता है। अच्छे से करिए, मैं लिंक इसका दे दूँगा, आप पीडीएफ चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, और दोस्तों के साथ भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको हेल्प हो जाए। थैंक यू, जय हिंद।